हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने क्रैश कोर्स का थर्ड टॉपिक दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पढ़ने जा रहे हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में आप लोगों को क्या क्या चीज ध्यान रखनी है बेटा। पहले तो जनरल जो क्लासिफिकेशन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के पहले जितने भी लोगों ने प्रयास किए उनमें डोबर्नियर ट्रायड, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव और लॉथरमेयर कर्व ये मेन थे। डोबर्नियर ट्रायड में फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मास का अरिथमेटिक मीन सेकंड एलिमेंट का एटॉमिक मास था। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, अगर हम इनकी बात करें तो आपको समझ में आएगा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम का है 7, पोटेशियम का है 39, तो सोडियम का हो जाएगा 39 + 7/2 दैट इज इक्वल टू 23। इस तरीके से उन्होंने दिए। बाद बाकी बहुत सारे एलिमेंट्स के डोबर्नियर ट्रायड नहीं दे पाए, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव आए, उन्होंने कहा 7 एलिमेंट की सीरीज में रखो तो एवरी 8th एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट जैसा प्रॉपर्टी शो करेगा। वो भी एटॉमिक नंबर 20 के आगे काम नहीं कर पाए, लॉथरमेयर कर्व दिए गए। लॉथरमेयर कर्व फिजिकल प्रॉपर्टीज पर बेस्ड थे और काफी ज्यादा कठिन कर्व थे, आसानी से याद नहीं हो सकते थे, उनको रिजेक्ट कर दिया गया। तब आए हमारे पास मेंडलीव। मेंडलीव क्या कहते हैं? मेंडलीव ये कहते हैं कि एक पीरियोडिक टेबल उन्होंने दी जिसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रोज और वर्टिकल कॉलम्स थे, और हॉरिजॉन्टल रोज और वर्टिकल कॉलम्स की स्टडी करने के बाद हम लोग इस बात पर पहुंचे कि एक वर्टिकल कॉलम में आने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज सेम, ये हम लोगों ने कहा। पीरियड उनका जो इलेक्ट्रॉनिक उनका जो क्लासिफिकेशन था उसका बेस था एटॉमिक मास। क्लासिफिकेशन बहुत अच्छा था। उन्होंने केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिस्क्राइब की थी। उनकी पीरियोडिक टेबल का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने वाला है कि उनकी पीरियोडिक टेबल में जीरो ग्रुप नहीं था, ये बात याद रखना। हम लोगों ने बाद में उनकी पीरियोडिक टेबल में जीरो ग्रुप जोड़ा। नोबल गैस के बारे में मेंडलीव को कोई जानकारी, सारे के सारे ग्रुप्स को उन्होंने फैमिली कहा, जिस वर्ड को हम आज भी यूज करते हैं। नाइट्रोजन फैमिली एलिमेंट, ऑक्सीजन फैमिली एलिमेंट, बोरॉन फैमिली एलिमेंट, इस वर्ड को हम आज भी यूज करते हैं। हर एक को उन्होंने दो दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, ए और बी, जिनको आज हम सब ग्रुप्स कहते हैं। 8th वाला उनकी पीरियोडिक टेबल में 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था विदाउट एनी स्पेसिफिक नोमेनक्लेचर। उन्होंने ए बी सी कोई नाम नहीं दिया था क्योंकि उन्होंने 8th ग्रुप में डोबर्नियर ट्रायड रखे थे। बाद में ये मालूम चला कि एटॉमिक मास पीरियोडिक फंक्शन नहीं है, तो मोजले की डिस्कवरी के बाद हम इस बात पर आए कि एटॉमिक नंबर इज द पीरियोडिक फंक्शन। एटॉमिक नंबर के बेसिस पे दी गई। एटॉमिक नंबर के बेसिस पे फिर 4 ब्लॉक आए आपके, एस पी डी एफ, इन चारों में अरेंज की गई। इनमें आपको इनकी एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस के बारे में याद रखना। एक मैं बार बार बच्चों को बताता हूं, ध्यान रखिएगा। हीलियम की पोजीशन भी एक डिसएडवांटेज है, एक फॉल्ट है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, क्योंकि हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है 1s2 और अकॉर्डिंग टू द मतलब अबव प्रिंसिपल, अगर एस सबशेल में जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जा रहा है तो उसको एस ब्लॉक का एलिमेंट होना चाहिए। लेकिन हीलियम को हम लोगों ने कहां पे रखा हुआ है? पी ब्लॉक में रखा हुआ। और पी ब्लॉक में क्यों रखा है? क्योंकि हीलियम की प्रॉपर्टी नोबल गैस से सिमिलरिटी शो करती है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे हाइड्रोजन, इसको वॉन्डरिंग एलिमेंट कहते हैं, इसकी 2 जगह रखा गया, इसको फर्स्ट ए में रखा गया है और इसको 7th ए में रखा गया। मतलब फर्स्ट और 17th दोनों ही ग्रुप्स में हाइड्रोजन को रखा गया। इसी तरीके से कॉइनेज एलिमेंट, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड कॉइनेज एलिमेंट कहलाते हैं। फर्स्ट ए एल्कली मेटल कहलाता है, सेकंड ए एल्कलाइन अर्थ मेटल कहलाता है। जिंक, कैडमियम, मरकरी सॉफ्ट मेटल्स कहलाते हैं। सारे डी ब्लॉक ट्रांजिशन है, जिंक, कैडमियम, मरकरी ट्रांजिशन नहीं है।
जिंक कैडमियम मरकरी ट्रांजिशन इसलिए नहीं है कि कॉपर तो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, कॉपर पॉजिटिव और कॉपर 2 पॉजिटिव। कॉपर पॉजिटिव में तो 3d10 है, कॉपर 2 पॉजिटिव में 3d9। तो आयनिक स्टेट में n-1d इनकम्प्लीट है, लेकिन जिंक एक ही फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, Zn2 पॉजिटिव, और इसका एटॉमिक और आयनिक स्टेट सेम। और एटॉमिक और आयनिक स्टेट अगर सेम है तो इसका मतलब हो गया ये भी 3d10 है और ये भी 3d10, ये 3d10 4s2 है। तो ये जो है ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाएगा, ये आपको ध्यान रखना। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन से क्या फर्क पड़ता है? लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन से फर्क ये पड़ता है कि 4d सीरीज और 5d सीरीज की प्रॉपर्टीज सेम हो जाती हैं एलिमेंट्स। लेकिन यहां पर ध्यान रखने वाली बात क्या है? ध्यान रखने वाली बात क्या है? स्कैंडियम, यट्रियम और लेंथेनियम ये लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन से सेपरेटेड रहते हैं। मतलब लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन यहां पर नहीं दिखाई देता। ठीक 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 अंकित, कर रहा हूं बच्चे, आप लोगों के लिए येलो पेन लिख, ये ध्यान रखना कि लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन लेंथेनियम 57 के और हॉफनियम 72, मतलब हॉफनियम से शुरू होता है, लेंथेनियम से नहीं। इस बात को ध्यान रखने वाली बात। इसमें कुछ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये भी बात ध्यान रखने के लिए, ये कैमरा ऑफ कीजिए, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये भी बात ध्यान रखने वाली है कि जो नए नाम दिए गए हैं, अन, निल, बाई, ट्राई जो दिए गए हैं वो आपको याद रखना, ध्यान रखिएगा। वहां पर हेक्स के बाद 7th सेप्ट है और 9th जो है इन। निल किसको कहते हैं? 0 को कहते हैं। अन किसको कहते हैं? 1 को कहते हैं। तो जो पिछली बार आए हुए हैं क्वेश्चंस, उसमें जो है IUPAC नेम बताए गए। रूप सिंह सैनी, कैमरा बंद कीजिए। पिछली बार जो आए गए नेम्स उसमें ये बताए गए, पूछे गए बेटा आप लोगों से। और बाद में है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए। पीरियोडिक प्रॉपर्टी, एटॉमिक साइज, आयनिक साइज, और इनको पढ़ने के लिए दो बातें, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और स्क्रीनिंग इफेक्ट, इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। कौन लेफ्ट टू राइट जाने पे बढ़ता है, कौन घटता है, ये सब आपको जो है मालूम होना चाहिए। और एकदम लास्ट में बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कुछ फॉर्मूलाज, पाउलिंग स्केल, मुल्किन स्केल, इनके बीच का रिलेशंस, ये सब आप लोगों को मालूम होना चाहिए। तब आप जो है पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चन करने में सक्षम हो पाएंगे। पीरियोडिक टेबल में पहली तो बात तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सभी बच्चे जिनको पीरियोडिक टेबल याद न हो वो पीरियोडिक टेबल याद, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो पीरियोडिक टेबल जिसको याद होगी वही कर पाएगा। ये मैं आपको बता दूं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो वही कर पाएगा जिसे पीरियोडिक टेबल याद होगी। जिसे पीरियोडिक टेबल याद नहीं होगी वो उन क्वेश्चंस को नहीं कर पाएगा। तो पीरियोडिक टेबल याद होनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो अगर आपको पीरियोडिक टेबल याद है तो आपके पास तुरंत ही आप आंसर होगा, और नहीं याद है तो दिक्कत होगी। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं हम लोग। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, पढ़िए। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच, नेम IUPAC ऑफिशियल नेम्स। IUPAC ऑफिशियल नेम्स में इनकरेक्ट मैच पूछा है। ध्यान दीजिए, पहला वाला कौन सा है? अन, निल, अनियम। अन का मतलब 1, निल का मतलब 0, अनियम का मतलब 1। 101 मेंडलीवियम होता है जी। अन, निल, ट्रियम, अन, निल, ट्रियम। 103 लॉरेंशियम होता है जी हाँ। अन, निल, हेक्सियम 106 सीबॉर्गियम, यस। अन, निल, हेक्सियम इज सीबॉर्गियम, 106 इज सीबॉर्गियम। अन, निल, अनियम, सॉरी अन अनियम, अन अनियम 111 RF होता है। ये कह रहा है डर्मेस्टेडियम, डर्मेस्टेडियम 111 नहीं है। तो योर करेक्ट आंसर विल बी आंसर नंबर डी, मतलब डी का 4 सही नहीं है।
ये गलत। तो मेंडेलिफियम सही है, लॉरेंशियम सही है, सीबॉर्गियम सही है, अनिल अनियम 111 इज नॉट डर्मेस्टेडियम, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 2, मैच द ऑक्साइड गिवन इन कॉलम 1 विद इट्स प्रॉपर्टी गिवन इन कॉलम 2। जरा ध्यान से देखिएगा किसकी बात की जा रही है। बेटे मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं, ध्यान रखिएगा, मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो सारे के सारे बेसिक होते हैं, और नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो सारे के सारे एसिडिक। इसका मतलब मेटेलिक नेचर अगर बढ़ेगा तो ऑक्साइड्स का बेसिक नेचर बढ़ेगा, और नॉन मेटेलिक नेचर अगर बढ़ेगा तो ऑक्साइड्स का एसिडिक नेचर बढ़ेगा। अच्छा, एल्युमिनियम और जिंक इन दोनों के ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते, वाटर N2O और CO ये ऑक्साइड न्यूट्रल होते। ये चीजें अगर आपको याद है तो आपका ये क्वेश्चन आसानी से हो जाए। ध्यान दीजिए, Na2O फर्स्ट का हो जाएगा B, दैट इज बेसिक। Al2O3 सेकंड का हो जाएगा D, एम्फोटेरिक। अब सारे मैच करा लो या 2-4 मैच करा के अपने ऑप्शन मिला लो, उससे आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। N2O थर्ड का हो जाएगा A, न्यूट्रल। समझ बात आ रही है? बोलो D। अच्छा लोकेश, अंकित, सबका D आ रहा है। चलिए देखता हूं क्या आप लोग सही आंसर निकाल पा रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड शुभा शर्मा। चलिए तो देखो, पहले का है B, हाँ, दूसरे का है D, हाँ, तीसरे का है A, हाँ, चौथे का है C, आंसर इज B। तो इसके लिए कुछ आपके पास ये पॉइंट्स मालूम होने चाहिए। अगर ये पॉइंट्स मालूम है बेटे तो आप इस तरह के क्वेश्चंस आसानी से कर सकते। नेक्स्ट कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस द ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट डज नॉट एग्री विद द वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज इंडिकेटेड अगेंस्ट इट। कौन सी प्रॉपर्टी सही नहीं इंडिकेट की गई है? तो जरा ध्यान से देखिए कौन सी नहीं इंडिकेट की गई है। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। बेटा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी के 2 ऑर्डर ध्यान रखिएगा भाई। इसमें जो पूछा गया है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मैं बता देता हूं। क्लोरीन का ज्यादा होता है, फिर फ्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, और फिर आयोडीन। और ऑक्सीजन और सल्फर में जो है सल्फर का ज्यादा होता है, ऑक्सीजन का कम होता है। ऑक्सीजन का तो सेलेनियम से भी कम होता है। तो ये प्रॉपर्टी ध्यान रखेंगे। तो पहली बात कही गई है आयोडीन का सबसे कम, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, फिर क्लोरीन। तो ये प्रॉपर्टी तो सही दिखाई गई है, इसमें तो कोई गलती नहीं है। फ्लोरीन का कम है, क्लोरीन का ज्यादा है, यही एक्सेप्शन पाया जाता है, ये तो सही। इंक्रीजिंग मेटेलिक रेडियस, मतलब मेटेलिक रेडियस ऊपर से नीचे जाने पर लगातार बढ़ेगा। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सही है। इंक्रीजिंग आयनिक साइज, एज द पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस साइज डिक्रीजेस आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में, और एज द नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेस साइज इंक्रीजेस। तो चलिए देख लेते हैं। Al3 पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, Na पॉजिटिव है, सब में 10 इलेक्ट्रॉन, तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक हो गए। तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक में पॉजिटिव जिसके पास सबसे ज्यादा उसका साइज सबसे कम, और जो नेगेटिव वाला है उसका साइज सबसे ज्यादा। तो व्हाट इज करेक्ट? सी इज आल्सो करेक्ट। डी, इंक्रीजिंग फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी। आईपी वैल्यू में 2 जगह गड़बड़ है। पहला तो बेरिलियम और बोरोन। बेरिलियम फैमिली का ज्यादा हो जाता है इन कंपैरिजन टू बोरोन। और दूसरा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का ज्यादा हो जाता है इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन, क्योंकि नाइट्रोजन में P3 हाफ फिल्ड आ जाता है
और बेरिलियम का क्यों ज्यादा हो जाता है? क्योंकि इसका पेनिट्रेशन पावर, इसकी भेदन क्षमता, पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होती है। तो पेनिट्रेशन पावर बेरिलियम की काफी ज्यादा। क्यों? क्योंकि इसमें NH2 का कॉन्फ़िगरेशन है और बोरॉन में क्या है? NH2 Np1 का कॉन्फ़िगरेशन है। तो बोरॉन फैमिली से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा आसान है इन कंपैरिजन टू बेरिलियम फैमिली। तो यहां पर आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये गलत है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वाला। नाइट्रोजन हाफ फिल्ड है, ज्यादा होना चाहिए इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन। तो इसने यही पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन द ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट डज नॉट एग्री, मतलब कौन सा गलत है? तो कौन सा गलत हो जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर बी इज रॉन्ग। नेक्स्ट, गुड, वेरी गुड। आगे देखिए, फॉर द फर्स्ट पीरियड, सॉरी, फॉर द सेकंड पीरियड एलिमेंट द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछ रहा। तो बेटा फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी में मैंने दो जगह ही आपको जो है बताया कि दो जगह गड़बड़। कहां कहां गड़बड़ है? एक तो बेरिलियम का ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू बोरॉन फैमिली, और एक नाइट्रोजन फैमिली का ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन में गड़बड़। अब निकाल लो बेटा। लिथियम ठीक है, कम होगा। फिर बेरिलियम और बोरॉन, नहीं भैया, बोरॉन और बेरिलियम, तो ये वाला ऑप्शन गलत, ये वाला भी गलत। लिथियम, बोरॉन, बेरिलियम, बेरिलियम का ज्यादा है। फिर कार्बन, कार्बन के बाद बिल्कुल सही, ऑक्सीजन का कम होगा, नाइट्रोजन का ज्यादा होगा। फिर फ्लोरीन, और सबसे ज्यादा होगा नोबल गैसेस का। नोबल गैसेस से इलेक्ट्रॉन नहीं निकाले। निशा, लोकेश, सभी का आंसर सही है। द आंसर इज सी। ये दो जगह आप याद रखेंगे जहां जहां एक्सेप्शंस। Question number 5. Which of the following arrangement represent the correct order of least negative to most negative electron gain enthalpy? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में कहां गड़बड़ है मुझे बताइए। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में गड़बड़ ये है कि सल्फर और ऑक्सीजन, सल्फर का ज्यादा होगा ऑक्सीजन से और क्लोरीन का ज्यादा होगा फ्लोरीन से। अच्छा, लेकिन ये कह रहा है लीस्ट निगेटिव टू मोस्ट निगेटिव। अच्छा, लीस्ट निगेटिव किसकी हो जाएगी? लीस्ट निगेटिव हो जाएगी मेटल्स की, वो इलेक्ट्रॉन लेंगे ही नहीं, वो इलेक्ट्रॉन्स लेंगे ही नहीं। और मोस्ट निगेटिव किसकी हो जाएगी? मोस्ट निगेटिव हो जाएगी नॉन मेटल्स की, और सबसे ज्यादा मोस्ट निगेटिव होती है फ्लोरीन की, नहीं सॉरी क्लोरीन, क्लोरीन। इस केस में फ्लोरीन की, यहां क्योंकि यहां फ्लोरीन नहीं दिया, समझ में आता है नहीं आता, इसलिए। तो सबसे लीस्ट निगेटिव कैल्शियम है और मोस्ट निगेटिव इस केस में फ्लोरीन है। और कोई ऑप्शन ऐसा दिया गया है क्या? नहीं दिया गया। आगे कुछ नहीं देख, चुपचाप आगे बढ़ जाएंगे, अकल नहीं लगानी, समझ में आता कि नहीं? आगे अगर ऐसा ऑप्शन मिल जाए, क्यों? टाइम बचेगा आपका, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा कर पाएंगे। हाँ, सभी बच्चों ने सही आंसर दिया, सौरभ, लोकेश, सभी ने सही आंसर मुझे दिया है। अभिव्यक्ति सबका, विपिन, सबका आंसर सही। पलक, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग। इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट बताइए। रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है? नंबर पहला स्टेटमेंट पढ़िए, amongst isoelectronic species smaller the positive charge, पॉजिटिव चार्ज जितना कम होगा ऑन द कैटायन, कैटायन पर, कैटायन उतना स्मॉलर द आयनिक रेडियस, कैटायन उतना छोटा हो जाए। ये बात गलत। अभी अभी मैंने बताया आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में अगर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करता है तो साइज डिक्रीज करती है। अब ये कह रहा है कि पॉजिटिव चार्ज छोटा है, तो अगर पॉजिटिव चार्ज छोटा होगा तो साइज बढ़ेगी, ध्यान रखना। तो पहला वाला ऑप्शन गलत। वैसे तो नीट में एक ही ऑप्शन होता है, बाद बाकी हम पढ़ के देख लेते हैं। Amongst isoelectronic species greater the negative charge on the anion, larger the anion, सही। निगेटिव चार्ज अगर बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगी, इसमें कोई शक।
among atomic radius of the element increases as one move down the first group of the periodic table. ग्रुप में कहीं पर भी ऊपर से नीचे जाओ डी ब्लॉक को छोड़ के तो साइज इंक्रीज करती. Atomic radius of the element decreases as one move across left to right in the second period in the periodic. बिल्कुल सही. लेफ्ट टू राइट सेकंड पीरियड में जाइए, जेड इफेक्टिव की वैल्यू लगातार इंक्रीज करेगी, साइज लगातार डिक्रीज करेगी. क्वेश्चन नंबर 7 बताइए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ सोडियम पॉजिटिव इफ IE1 ऑफ सोडियम इज 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सौरभ, कब हुआ बेटा ऐसा? आप क्लास लीव करके जाइए. इस बच्चे की सिस्टर की डेथ हो गई. हाँ बेटा आप जा सकते हैं. आप जाइए बेटा. सॉरी टू से भाई, बहुत गड़बड़ मामला है इस समय. ध्यान रखो बच्चों अपना, जितना ध्यान रख सकते. The value of electron enthalpy of sodium positive if IE1 of Na is 5.1 electron volt. IE1 of Na बेटे IE और डेल्टा HEG इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी दोनों अपोजिट. IE अगर प्लस 5.1 है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस 5.1 इलेक्ट्रॉन. क्यों ऐसा क्यों बेटे? IE क्या होता है? इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी एनर्जी दी गई, और इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन जब उसमें आया, इलेक्ट्रॉन डालने के बाद कितनी एनर्जी गेन और कितनी एनर्जी लूज हुई इलेक्ट्रॉन आने के बाद. तो एक एनर्जी एंडोथर्मिक है, एक ले रहा है तो इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, एक एनर्जी रिलीज कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है. तो जितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन लेने में रिलीज करेगा उतनी ही एनर्जी देने के बाद इलेक्ट्रॉन जो है रिलीज भी कर देगा. समझ बात आ गई नहीं आ गई? तो द आंसर इज ए. The correct order of decreasing ionic radii among the following isoelectronic species. सेम वही है बेटे. पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू बढ़ेगी तो आयनिक रेडियाई घटेगा. आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की बात कर रहा हूं. और अगर नेगेटिव चार्ज की वैल्यू बढ़ेगी तो जो है साइज बढ़ेगा. तो मेरे हिसाब से S2 नेगेटिव सबसे ज्यादा होना चाहिए, उसके बाद Cl नेगेटिव, फिर K पॉजिटिव और Ca2 पॉजिटिव सबसे कम. ये हम दो एक बार डिस्कस कर चुके हैं. Which of the following represent the correct order of increasing electron gain enthalpy with negative sign for the oxygen, sulfur, fluorine, chlorine? अब देखो बेटा इसमें दो पार्ट. एक पार्ट तो लेफ्ट टू राइट जा, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन. अब लेफ्ट टू राइट जाने पर डेल्टा HEG मोर एंड मोर नेगेटिव होती चली जाती है, मतलब इसकी कम होगी और इसकी ज्यादा. ठीक है. ऑक्सीजन सल्फर में किसकी कम होगी किसकी ज्यादा होगी? सल्फर की ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन. फ्लोरीन क्लोरीन में फ्लोरीन की कम होगी और क्लोरीन की ज्यादा. तो इसमें दो बातें, एक तो लेफ्ट टू राइट वाला और एक एक्सेप्शन जो काम कर. अप टू डाउन वाला मत लगा देना, गड़बड़ हो जाएगा. एक्सेप्शन लगाना. अप टू डाउन पर डेल्टा HEG बिकम लेस एंड लेस नेगेटिव. अप टू डाउन वाला मत लगा देना, गड़बड़ हो जाएगा. तो ध्यान रखेंगे इस चीज को कि जो है इन एलिमेंट्स में जो एक्सेप्शन पाया जाता है, इस बात को ध्यान. Which of the following order? क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं बेटे. क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है which of the following order is wrong? इनमें से कौन सा ऑर्डर गलत है?
ऑर्डर्स दिए गए, उन सबके आगे उनकी प्रॉपर्टीज बताई गई। पहला दिया गया है नाइट्रोजन फैमिली के हाइड्राइड, जिनकी प्रॉपर्टी एसिडिक नेचर के बेसिस पर दी जानी है। सेकंड फर्स्ट आईपी है, थर्ड बेसिक नेचर है और फोर्थ आयनिक रेडियस। तो जहां तक हम ऑक्साइड्स की बात करते हैं तो मेटेलिक नेचर इंक्रीजेस, metallic nature increases, basic nature of oxides also increases। तो अगर मैं इस बेसिक नेचर की बात करूं तो Al2O3 एम्फोटेरिक है, MgO बेसिक है, Na2O उससे ज्यादा बेसिक है, और पोटेशियम का मेटेलिक नेचर और ज्यादा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर और ज्यादा है, तो K2O सबसे ज्यादा बेसिक है। तो ये सी वाला ऑप्शन सही, लेकिन हमको तो रॉन्ग पूछा है। अच्छा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर बी में बेरिलियम और बोरॉन का भी मैंने पिछले क्वेश्चन में ही बताया कि बेरिलियम और बोरॉन में, बेरिलियम और बोरॉन की अगर हम बात करें तो यहाँ NH2 है और यहाँ NP1। तो NH2 क्या है? मोर पेनिट्रेटिंग। NH2 क्या है? मोर पेनिट्रेटिंग। और NP1 क्या है? लेस पेनिट्रेटिंग। तो इसका मतलब अगर मैं IE या IP की बात करूं तो दोनों के IP1 की बात करूं तो बेरिलियम का IP1 एक्सेप्शनली ज्यादा हो जाएगा इन कंपैरिजन टू बोरॉन। तो सेकंड वाला जो हमको दिखाई दे रहा है वो थोड़ा सा गड़बड़ दिखाई दे रहा है, मतलब सेकंड वाला रॉन्ग है, सीधी सीधी बात। अच्छा, फर्स्ट प्रॉपर्टी सही है क्या? एसिडिक नेचर, ध्यान दीजिएगा, NH3 अमोनिया, PH3 फॉस्फीन, ASH3 आर्सीन, HBH3 स्टिबीन और BiH3 बिस्म्यूथीन। अप टू डाउन जाएंगे तो अप टू डाउन जाएंगे तो थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी क्या करेगी बेटे? डिक्रीज करेगी। थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी, इसका मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगी। तो जब बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगी तो हाइड्रोजन आसानी से निकल जाएगा। इसका मतलब एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर इंक्रीज करेगी। तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन सही है। ऊपर से नीचे जाने पर बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज करती है और एसिडिक नेचर इंक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज करती चली जा रही। बेसिक मैंने बताई दिया। अब आयनिक रेडियाई की बात कर लेते हैं, डी ऑप्शन। अगर आयनिक रेडियाई की बात करते हैं तो जरा ध्यान से देखिए, आयनिक रेडियाई अगर मैं देखूं तो ये एक ही ग्रुप है। तो अगर एक ही ग्रुप की बात कर रहे हैं और अप टू डाउन जाने की बात हो रही है बेटे, अप टू डाउन जाने की बात हो रही है हमारे पास, तो अप टू डाउन जाने पर अगर मैं आयनिक रेडियाई की बात करूं तो आयनिक रेडियाई इंक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप। तो क्या अप टू डाउन जाने पे बढ़ रहा है? जी हाँ, आयनिक रेडियाई बढ़ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी भी सही है। तो ए भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है। सी वाला तो हम लोगों ने अभी अभी किया ही था पिछले क्वेश्चन में भी, मैंने दोबारा आपको बता दिया कि जैसे जैसे मेटलिक करेक्टर या इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ऑफ द एलिमेंट बढ़ेगा वैसे वैसे बेसिक नेचर बढ़ेगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है वो घटेगा। एक बात बताऊं, इस तरीके कोई ऑप्शन आए जिनमें एक से ज्यादा ऑप्शन आपको सही लगे तो आप नीट में उसको छोड़ दें, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला लिखेंगे डिक्रीज इन ए पीरियड एंड इंक्रीज इन ए ग्रुप, मेटेलिक नेचर। हाँ सही।
डिक्रीज इन ए पीरियड, हाँ पीरियड में डिक्रीज कर रहा है। इंक्रीज इन ए ग्रुप, हाँ सही, ए ऑप्शन इज करेक्ट। अगला बेटा 12, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज मोस्ट एसिडिक इन नेचर। चलो भैया ऊपर से नीचे जाने पर देखो बेटा, बीई, एमजी, सीए, एसआर, बीए, आरए की तो बात ही नहीं करती। ऊपर से नीचे जाने पर गलत कर दिया, ऊपर से नीचे जाने पर मेटेलिक नेचर बढ़ता है, तो बेसिक नेचर ऑक्साइड्स का बढ़ेगा, मतलब एसिडिक नेचर घटेगा। ये इसने पूछा है मोस्ट एसिडिक, मोस्ट बेसिक नहीं पूछा। द आंसर इज बीईओ। सी कैसे हो जाएगा अमन? दैट विल बी स्ट्रॉन्ग बेस ना। काफी लोगों ने सही आंसर दिया, काफी ने गलत भी दिया। इसका हो सकता है पढ़ गलत लिया हो। एग्जैक्टली जब कभी भी हम लोग सेकंड ए की बात करते हैं तो तुरंत हमारे दिमाग में बेसिक नेचर आ जाता है, इसने तुरंत चेंज कर दिया ना। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, और तुरंत चेंज कर दिया तो मोस्ट एसिडिक जो होगा वो बीईओ होगा। चलिए आयनिक रेडियाई आर, बेटा ये याद कर लो, आयनिक रेडियाई हो या एटॉमिक रेडियाई हो, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ेगा, साइज श्रिंक करती चली जाएगी, और अगर साइज श्रिंक करती चली जाएगी तो साइज डिक्रीज करती चली जाएगी। तो आयनिक रेडियाई आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इट इज करेक्ट। अच्छा स्क्वायर ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होता ही नहीं है, डायरेक्ट स्क्वायर नहीं, ऐसा कुछ, डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। चलिए 14th, the electronic configuration of the element is this. What is the atomic number of the element which is just below and above element in the periodic table? Just below the above element in the periodic table. ठीक है, कितने हैं गिन लो बेटा, 6 4 10, 2 12 और 3 15। 15 किसका होता है बेटा? फास्फोरस। अगर थोड़ी सी भी बुद्धि है तो लगा दो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। इसका कितना होता है? 33 होता है। डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। 18 जोड़ेंगे ना भैया। अरे भाई फर्स्ट पीरियड से सेकंड पीरियड, सेकंड पीरियड से थर्ड पीरियड 8 जोड़ेंगे, और थर्ड पीरियड से फोर्थ पीरियड में 18 जोड़ेंगे, तो यही तो आ रहा है। बोलो भाई, तो ये हो जाएगा आंसर नंबर 33 दिया गया क्या कोई? हाँ, दैट इज इक्वल टू 33 हो गया। नेक्स्ट, which one of the following ionic species has the greatest proton affinity to form stable compound? ये नया वर्ड है, ध्यान रखिएगा, प्रोटॉन एफिनिटी मतलब बेसिसिटी या बेसिक नेचर या बेसिसिटी, कितना बेसिक नेचर। बेटा थोड़ा सा अकल लगाओ, इन सब के कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कॉन्सेप्ट लगाओ। अमोनिया, HF, HI, H2S। बेटा HF, HI स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, तो इसमें जो I निगेटिव बनेगा वो वीकेस्ट बेस बनेगा, ये ध्यान रखिए। HF स्ट्रॉन्ग एसिड है, HI से वीक है लेकिन फिर भी स्ट्रॉन्ग है, तो इसमें से भी जो F निगेटिव बनेगा वो वीक बेस बनेगा। H2S एसिड है, स्ट्रॉन्ग तो मत कहो, लेकिन हाँ अमोनिया से ज्यादा स्ट्रॉन्ग। अगर H2S और अमोनिया में बात की जाए तो H2S मोर स्ट्रॉन्गर एसिड, तो इससे भी जो आपका HS निगेटिव बनेगा वो वीक ही बनेगा। ये इसको कहता हूं वेरी वीक, इसको वेरी वीक,
इसको वीक कह देता। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अमोनिया और H2S की अगर मैं बात करूं तो H2S इज मोर एसिडिक, तो अमोनिया वीक एसिड। समझ में आता कि नहीं आता? इन कंपेरिजन टू, तो अमोनिया का जो बनेगा वो क्या बनेगा? कॉन्जुगेट बेस दैट इज स्ट्रॉन्ग। अमोनिया का कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा। तो अगर देखा जाए ग्रेटेस्ट प्रोटॉन एफिनिटी, तो व्हाट विल बी योर आंसर? योर आंसर इज NH नेगेटिव। ये वर्ड थोड़ा नया है। प्रोटॉन एफिनिटी का मतलब होता है बेसिक नेचर। ये मैंने आज आप लोगों को पीरियोडिक क्लासिफिकेशन कराया। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा आप लोगों को, और आप घर जाके, घर पे तो है ही है, घर पे बैठ के पीरियोडिक क्लासिफिकेशन और क्वेश्चंस ट्राई करें।